कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन के अंतर्गत भारत के भूगोल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले भी और टॉपिकों को हमने बहुत अच्छे से समझा, फिर आगे चलकर उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे, जो कि हमारा कल से MCQ क्वेश्चन की सीरीज चलेगी दोस्तों। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज जो विषय है वो है पशुपालन, मत्स्य पालन और जल कृषि, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम हो, UPPSC का एग्ज़ाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। यहाँ से हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पशुपालन के बारे में। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, अगर आपने अभी तैयारी करना शुरू किया है तो अभी आप शुरू कर दीजिए, इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर MCQ प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसके अंतर्गत कुछ MCQ क्वेश्चन भी डाले गए हैं इंपॉर्टेंट, और ऑनलाइन प्रश्नों को भी डाले गए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन तो दोस्तों, पशुपालन घरेलू पशुओं का नियंत्रित पालन होता है, यानी जो पशु होते हैं उनका घरेलू स्तर पर जो पालन किया जाता है वही पशुपालन कहलाता है। प्रबंधन और उत्पादन है, बस में पशुपालन जो है वो घरेलू पशुओं का नियंत्रित तरीके से पालन करना, प्रबंधन और उत्पादन करना, यानी कि जो घरों में पाले जा सकने वाले पशु हैं उनको किस तरह से पाला जाए, किस तरह से उनको नियंत्रित किया जाए, कैसे उनका प्रबंधन किया जाए, कैसे उनसे उत्पाद किया जाए, यानी कि कैसे उनके उत्पादन बढ़ाए जाएं, जिसमें प्रजनन के माध्यम से मनुष्यों द्वारा वांछनीय माने जाते हैं। इसमें दोस्तों माने जाने वाले गुणों में सुधार इसमें क्या है शामिल है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि यह जो है ये कृषि की ऐसी शाखा है जो मांस, फाइबर, दूध या अन्य उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं से संबंधित होता है। यानी जो पशुपालन है वो कृषि की एक तरह की शाखा है जो कि मांस, फाइबर, दूध और अन्य उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं से संबंधित होता है। आगे देखें तो इसमें दिन प्रतिदिन की देखभाल, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन का पालन पोषण इसमें शामिल होता है। बस में दोस्तों पशुपालन में क्या शामिल होता है, प्रतिदिन इनकी देखभाल कैसे की जाए, इनका प्रजनन कैसे हो, पशुधन का जो पालन पोषण है वो कैसे किया जाए, ये सब उसमें शामिल होता है। आगे देखें तो भारत में कई किसान अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर होते हैं। यानी भारत में कई ऐसे किसान हैं जो अपनी आजीविका के लिए पशुपालन भी करते हैं और वो पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। आगे चलते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो वे बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसरों का स्रोत है, विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच। बस में दोस्तों क्या है, वे बड़े पैमाने पर जो पशुपालन होता है ये बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर का एक स्रोत माना जाता है। विशेष रूप से ये भूमिहीन, जो जिनके पास भूमि नहीं है, वो मजदूरें, छोटे और सीमांत किसान और महिलाओं के बीच का ये क्षेत्र होता है। बस समझे दोस्तों। आगे देखें दोस्तों तो ये जो सीमांत महिलाओं के बीच ये क्षेत्र क्या होता है, मांस, अंडे, दूध आदि का उत्पादन करके लाखों भारतीयों को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। यानी जो पशुपालन के माध्यम से क्या करते हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे मजदूर और महिलाएं क्या करती हैं, क्षेत्र में मांस हो गए, अंडे हो गए, दूध आदि का उत्पादन करती हैं और लाखों भारतीयों को क्या करते हैं, सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। आगे देखें तो पशुपालन से दोस्तों चमड़ा, हड्डियों, रक्त, वसा आदि जैसे कच्चे माल के उप उत्पादों का भी बड़ा स्रोत माना जाता है। यही देखिए पशुपालन से अगर हम भेड़ पालते हैं तो उससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है ना। अगर हम भैंस वगैरह या और जानवर पालते हैं तो उनसे चमड़े वगैरह प्राप्त होते हैं, हड्डी प्राप्त होती है, रक्त और वसा जैसे कच्चे माल के उत्पादों का भी एक स्रोत माना जाता है पशुपालन। बस समझाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखें तो भारतीय किसानों के लिए पशु सूखा, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्रकृति की अनियमितताओं के खिलाफ सबसे अच्छा बीमा रहे हैं। बस समझिए दोस्तों, ये जो भारतीय किसानों के लिए क्या है, जो पशु है, जो सूखा,
और अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, यानी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे प्रकृति की अनियमितताओं के खिलाफ क्या है, सबसे एक अच्छा बीमा माना जाता है, सबसे एक अच्छा रोजगार माना जाता है, ऐसे समझिए। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की कैसी भूमिका है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात देखा जाए तो लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। बात समझ आई? यानी कि जो भारत की पूरी जो जनसंख्या है उसका लगभग 20.5 मिलियन लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं, जो ग्रामीण समुदाय के 2/3 लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यानी जो पशुपालन है वो ग्रामीण समुदाय के 2/3 लोगों को क्या करता है, आजीविका प्रदान करता है। आगे देखें तो पशुपालन भारत के लगभग 8% बात समझ में, भारत की लगभग 8% आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। कौन? पशुपालन। पशुपालन एक ऐसा माध्यम है जो भारत की लगभग 8% आबादी को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। पशुपालन की भूमिका की बात करें तो प्यारे दोस्तों, यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 11% का, कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का योगदान देता है। पशुपालन सकल घरेलू उत्पाद में 11% का और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का क्या करता है, योगदान देता है। बात समझ में दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भारत में जो पशुधन है, उनके जो संसाधन हैं, उनके उल्लेखनीय आंकड़े क्या क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। आइए एक बार आंकड़ा देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक पशुधन स्वामी लगभग कितने हैं? 535.78 मिलियन, यानी कि 535.78 मिलियन जो लोग हैं वो पशुधन हैं, यानी उनके पास खुद के पशुधन है, यानी कि पशु से धन कमाते हैं। बस समझ में दोस्तों। तो विश्व में सबसे अधिक पशुधन स्वामी लगभग कितने हैं? 535.78 मिलियन। विश्व में कुल भैंस की अगर बात करें तो विश्व में कुल भैंस जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? 109.85 मिलियन है। बात समझाइए दोस्तों। विश्व में कुल भैंस जनसंख्या में प्रथम स्थान है भारत का, और कितने मिलियन भैंस हैं यहाँ पर? 109.85 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों बकरियों की आबादी में बात करें तो बकरियों की आबादी में भारत दूसरे स्थान पर है, और इसकी जो आबादी है बकरियों की वो है 148.88 मिलियन बकरियां यहाँ क्या हैं, इसकी आबादी पाई जाती है भारत में। दूसरी बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाज़ार भी है भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाज़ार कौन सा है? भारत। इसके अंतर्गत देखें तो दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत, और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि राष्ट्र भी है। अगर दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि राष्ट्र की बात करें तो भारत है दूसरे स्थान पर, और अगर हम मछली की बात करें तो मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में भारत है, यानी विश्व में मछली के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। बस मैं दोस्तों अगला देखें भेड़ों की जनसंख्या में, तो भेड़ों की जनसंख्या में पहले दोस्तों भारत का जो है वो तीसरा स्थान है, और इसकी कुल आबादी कितनी है? 74.26 मिलियन। बात समझ में दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बतखों और मुर्गियों की जनसंख्या में देखें तो भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, और इसकी जो कुल आबादी है वो है 851.81 मिलियन। और आगे देखें तो विश्व में ऊँटों की जनसंख्या में भारत का 10वां स्थान है, और इसकी आबादी 2.5 लाख है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों भारत में पशुपालन क्षेत्र में जो प्रमुख उत्पाद हैं उसके बारे में, जैसे कि डेयरी की बात करें तो वित्त वर्ष 2019 में भारत में लगभग 192.5 मिलियन मवेशी थे। इसके अलावा भारत में 148.9 मिलियन बकरियां 2019 के आंकड़े, और 109.9 मिलियन भैंसें थीं, 74.3 मिलियन भेड़ें थीं, और 9.1 मिलियन सूअर थे। बस में दोस्तों अगर वित्त वर्ष की बात करें 2019 में तो भारत में लगभग 192.5 मिलियन मवेशी थे। इसके अलावा भारत में 148.9 मिलियन बकरियां थीं, 109.9 मिलियन भैंसें, और 74.3 मिलियन भेड़ें, और सूअर 9.1 मिलियन थे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे वित्त वर्ष 2018-19 में दूध का उत्पादन 187.7 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। बात समझिए दोस्तों।
अनुमान लगाया गया था कि 2018-19 में जो दूध का उत्पादन है 187.7 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। 20वीं पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी है, यानी कि मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, और ये 20वीं पशु गणना के अनुसार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो भैंसों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद राजस्थान और फिर गुजरात का स्थान है। भैंसों की आबादी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान गुजरात का है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, भारत गाय के दूध के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यानी अगर दूध के उत्पादक की बात करें तो इसमें भारत पहले स्थान पर है और गाय के दूध के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अब देखते हैं कैसे रेशम उद्योग के विकास के लिए भी ये नीतिगत पहल अपनाई जाती है पशुधन के माध्यम से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कशन किया गया है। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं रेशम उद्योग के विकास के लिए नीतिगत पहल। आगे पे दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रेशम उत्पादन को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया है। बस मैं दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो इसके तहत रेशम उत्पादन को कृषि से जुड़ी गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। इससे रेशम उत्पादकों को रीलिंग तक की संपूर्ण रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए योजना का लाभ उठाने में मदद मिलती है। बस मैं दोस्तों, इससे क्या हुआ है कि जो रेशम उत्पादकों को रीलिंग तक की संपूर्ण रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए योजना का लाभ उठाने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं, चीनी कच्चे रेशम पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना। आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, रेशम कीट बीज उत्पादन में गुणवत्ता मानक लाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड संशोधन अधिनियम नियम अधिसूचित किए गए हैं। अगर हम रेशम कीट बीज उत्पादन की बात करें और उसमें गुणवत्ता की, तो रेशम कीट बीज उत्पादन में गुणवत्ता मानक लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम बनाया गया और नियम और विनियम अधिसूचित किए गए। आगे देखें तो रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्राप्त करने में मदद के लिए मनरेगा योजना के तहत दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। बस मैं दोस्तों, अगर हम रेशम उत्पादन की बात करें तो रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्राप्त करने के लिए जो मदद दी जाएगी वो मनरेगा के माध्यम से दी जाएगी और मनरेगा योजना के तहत दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। आगे चला इसी टॉपिक पे है दोस्तों, जल कृषि पशुपालन के बाद इसको देखें तो जल कृषि से तात्पर्य क्या होता है? नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जानवरों और पौधों के उत्पादन से। जल कृषि से क्या समझते दोस्तों कि जल कृषि से जो मतलब है, जो तात्पर्य है, जो क्या है कि नियंत्रित परिस्थिति में, यानी जब परिस्थिति क्या हो अपने नियंत्रण में हो तब जलीय जानवरों और पौधों के उत्पादन। आगे देखें तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार जलीय कृषि का अर्थ क्या था? मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और जलीय पौधे सहित जलीय जीवों की खेती से है। यानी खाद्य कृषि संगठन के अनुसार जलीय कृषि का जो अर्थ है वो क्या है? मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती करने से है। बस में दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जल कृषि को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है? मीठे पानी की जलीय कृषि, दूसरा है तटीय जल कृषि, तीसरा है समुद्री खेती और चौथा है खारे पानी की जल कृषि। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जल कृषि के प्रकार। क्या है जल कृषि के प्रकार? तो पहला है मीठे पानी की जलीय कृषि। पहले दोस्तों, केंद्रीय मीठे पानी जल कृषि संस्थान ने क्या किया था कि कैटफिश, मीठे पानी यानी शार्क के प्रजनन और पालन में बहुत योगदान दिया था। बस समझ में दोस्तों, क्या किया था? जो केंद्रीय मीठे पानी जल कृषि संस्थान है उसने कैटफिश, मीठे पानी, शार्क के प्रजनन और पालन में बहुत योगदान दिया है। आगे चलते हैं। आगे क्या देखा दोस्तों? प्रजनन और पालन में बहुत योगदान दिया है। मीठे पानी का झींगा या श्रिम्प जलीय कृषि का एक महत्वपूर्ण रूप है और झींगा को मानव उपयोग के लिए भी पाला जाता है। इस प्रकार अभ्यास जो है
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में किया जाता है। इस प्रकार का जो अभ्यास है वो कैसे कहाँ कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों खारे पानी की खेती। इसकी बात करें दोस्तों तो यह मुख्यतः मानव के द्वारा घेरी गई तटीय आर्द्र भूमि तक ही सीमित है। यानी जो खारे पानी की खेती है वो मानव के द्वारा चारों तरफ से घेरी गई तटीय नमी वाली भूमि तक ही सीमित है, जिसे पश्चिम बंगाल में स्थानीय रूप से भेरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो ये केरल में भी प्रचलित है। खारे पानी की खेती केरल में भी प्रचलित है, जिसे स्थानीय रूप से पक्काली नाम से जाना जाता है। यानी केरल में पक्काली के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे भेरी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो इस प्रकार की जल कृषि को ICAR के द्वारा खारे पानी में मछली पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत के बाद मान्यता मिली है। बात सुनिए दोस्तों, इस प्रकार की जो जल कृषि है उसे ICAR के द्वारा खारे पानी की जो मछली पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत के बाद मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं। आगे पे दोस्तों सागरीय कृषि। इसकी बात कर लेते हैं तो यह जल कृषि की एक ऐसी शाखा है जो खुले महासागर, वन समुद्र या महासागर के किसी भाग, टैंक, पोखरों में भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती से संबंधित है। सागरीय कृषि किससे संबंधित है? ये ऐसी जल कृषि की एक शाखा है जो खुले हुए महासागर, बंद जो समुद्र है या फिर महासागर के किसी भाग, टैंकों, पोखरों में भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती से संबंधित है। आगे देखें, मछली, झींगा और सीप मुख्य इसके खाद्य उत्पाद हैं। गैर खाद्य उत्पादों में मछली मांस, पोषक तत्व, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन जो है वो शामिल है। आगे देखते हैं शैवाल कृषि की बात करें दोस्तों। शैवाल कृषि में पहले दोस्तों इसमें शैवाल की विभिन्न प्रजातियों की खेती शामिल होती है। आगे देखें तो खेती की जाने वाली शैवाल का जो अधिकांश भाग होता है वो सूक्ष्म शैवाल की श्रेणी में आता है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोफ्राइट्स भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूक्ष्म शैवाल की जो श्रेणी होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे फाइटोप्लैंक्टन और माइक्रोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि। पहला शैवाल कृषि, दूसरा है एकीकृत बहुपोषी कृषि। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि। तो पहले दोस्तों इस प्रकार की जो कृषि है वो एक प्रजाति के उप उत्पादों को दूसरी प्रजाति के लिए इनपुट के रूप में पुनः चक्रित किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की जो बहुपोषी जलीय कृषि होती है उसमें क्या कहते हैं, जो एक प्रकार की जो कृषि होती है उसके उप उत्पादों को दूसरी प्रजाति के लिए इनपुट के रूप में क्या करते हैं, पुनः चक्रित किया जाता है। आगे देखें तो पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्वीकार्यता के लिए संतुलित प्रणाली बनाने के लिए खिलाए गए जलीय कृषि, बस समझे दोस्तों, संतुलित प्रणाली बनाने के लिए खिलाए गए जलीय कृषि जैसे मछली, झींगा को अकार्बनिक निष्कर्षण जैसे समुद्री शैवाल और कार्बनिक निष्कर्षण जैसे शैल मछली जलीय कृषि के साथ इनको जोड़ा जाता है। अब मत्स्य पालन की बात करें तो इसमें वाणिज्यिक स्तर पर टैंकों या अन्य जल परिसरों में मछलियों का पालन शामिल है। आगे की बात की जाए दोस्तों तो सैल्मन, कैटफिश, कार्प, ट्राउट मछली पालन के तहत पाली जाने वाली मछलियों की मुख्य प्रजातियों में ये शामिल है। आगे बात करें तो समुद्री शैवाल संस्कृति। पहले दोस्तों समुद्री शैवाल को समुद्री खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 15 मीटर की गहराई तक पहुंचता है, इसलिए अधिकांश समुद्री खरपतवार तटों या नरकटों के आसपास उथले पानी में उगते हैं। अगला क्या है, वर्तमान में समुद्री शैवाल विश्व के जलीय कृषि उत्पादन का 30% हिस्सा है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों समुद्री शैवाल का खाद्य, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, चारा, उर्वरक के क्षेत्र में व्यापक उपयोग होता है, जिसके कारण हाल के दिनों में इसकी मांग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आगे देखें तो वे विटामिन, खनिज, ट्रेस तत्वों और जैव सक्रिय पदार्थों से भरपूर होते हैं। मानव भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक भी बने हुए हैं, इसलिए भारत में इसके आगे विकास की व्यापक संभावनाएं पाई जा रही। आगे है धान क्षय मछली पालन। देश के कई हिस्सों में पहले दोस्तों धान की बुआई के लिए पानी से भरे धान के खेतों में मछलियां पाली जाती हैं।
बाढ़ के दौरान मछलियों को भाग से रोकने के लिए मजबूत बांध या खेत की सीमाएं बनाई जाती हैं। देखें, शोध से पता चला है कि धान मछली की खेती प्रणाली मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होती है। धान छह मछली पालन का मतलब होता है दोस्तों कि जहां धान और मछली का पालन साथ साथ किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है चावल के खेतों से मछली पालन की विधि संभवतः उत्तर पूर्व में चावल की खेती की शुरुआत के साथ ही शुरू हुई थी। यानी चावल के खेतों से मछली पालन की विधि शुरू हुई थी उत्तर पूर्व में, क्योंकि पानी से भरे चावल के खेत मछलियों के लिए प्राकृतिक आवास बनाते हैं। आगे बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ सह कृषि प्रणाली का जो कृषि है वो आय पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है तथा इससे गरीब ग्रामीण लोगों और प्रगतिशील किसानों को आजीविका में सुधार होता है। झींगा पालन की बात करें तो दोस्तों इसमें मानव उपभोग के लिए समुद्री झींगा का उत्पादन किया जाता है। मानव के यूज़ के लिए समुद्री झींगा का उत्पादन किया जाता है। समुद्री राज्यों में खारे जल मत्स्य कृषक विकास प्राधिकरण का गठन झींगा पालन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आगे देखें तो जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल ने बड़े पैमाने पर झींगा पालन का विकास किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला झींगा का इतना प्रचुर उत्पादन करता है कि इसे भारत की झींगा राजधानी का विशिष्ट नाम प्राप्त हुआ है। यानी आंध्र प्रदेश का जो ज़िला है नेल्लोर, वहाँ झींगे का उत्पादन इतनी मात्रा में किया जाता है कि उसे भारत की झींगा राजधानी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेंगे तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।